हेलो, वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। नाम से पता चलता है कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज आ जाएगा जब आप सॉल्वेंट में सल्यूट डालोगे, यानी कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कंपैरेटिवली लेसर होगा। दैट इज़ व्हाई इट इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे मैंने एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट करवाया था तो मैंने बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आपको बताई थी। ऐसे मैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन बता देता हूँ। ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें सॉलिड और लिक्विड फॉर्म सब्सटेंस की इक्विलिब्रियम में आ जाती है और उनका वेपर प्रेशर सेम होता है। जैसे यहाँ पे एक ग्राफ बनाया हुआ है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। तो ये जो रेड लाइन है ये सॉल्वेंट लिक्विड सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करती है पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक। बी से लेके सी तक ये सॉलिड सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो पॉइंट बी पे सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। तो जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं तो इसको आप डाउनवर्ड एक्सटेंड करोगे तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा इट विल बी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है। तो ऐसे ही ई से लेके डी तक या डी से लेके ई तक ये रिप्रेजेंट करता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे वेपर्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं पॉइंट ई पे। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो सॉल्यूशन का हो गया। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसे डेल्टा टी एफ कहते हैं, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट जो है टी नॉट एफ माइनस टी एफ के इक्वल है। एक्चुअली हायर फ्रीजिंग पॉइंट में से लोअर फ्रीजिंग पॉइंट को सब्सट्रैक्ट करना होता है। तो इस तरफ हम जाते हैं तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा है और फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का लेस हो गया सॉल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन की वजह से। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट लेसर है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ग्रेटर है। दोनों का जो डिफरेंस है उसे डेल्टा टी एफ के साथ लिखा जाता है। दैट्स डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके। बाकी इसके जो एक्सप्रेशंस हैं वो सारे हम ड्राइव कर चुके हुए हैं पिछली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। बिल्कुल वैसे ही हैं कि डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ जो है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, दिस इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। एम जो है मोलैलिटी है। के एफ जैसे पिछली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में के बी था, दैट वाज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसमें डिप्रेशन हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, मतलब सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है और सोल्यूशन का कम है। जैसे सॉल्वेंट वाटर है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट से 0 डिग्री सेल्सियस है, उसमें आपने कॉमन सॉल्ट डाल दिया तो सोल्यूशन बन गई। सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया से -1 डिग्री सेल्सियस, तो डिक्रीज हो गया ना, दैट्स ए डिप्रेशन। तो इसका जो कांस्टेंट है उसे के एफ के साथ लिखते हैं, इज अ मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट। मोलैलिटी अगर आप यूनिटी ले लेते हैं तो डेल्टा टी एफ के एफ के इक्वल हो जाएगा। आप लास्ट से लास्ट वीडियो को सुनोगे तो सारा एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो इसकी डेफिनेशन अब ये होगी, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू यूनिटी। अगर आपने के एफ के यूनिट्स लेने हैं, के एफ के यूनिट लेने हैं तो मोलैलिटी को डेल्टा टी एफ के नीचे ले जाओ। तो जो डेल्टा टी एफ है ये टेम्परेचर को ही एक तरह से रिप्रेजेंट करता है। इसको डिग्री सेल्सियस ले लोगे, पर मोलैलिटी ले लोगे, या केल्विन पर मोलैलिटी ले लोगे। ठीक है। तो अब हमने ये ड्राइव करना है डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू एम। तो ये एग्जैक्टली वैसे ही ड्राइव करना है जैसे आपने ड्राइव किया था
डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ठीक है, इट इज़ ड्राइव इन द सेम मैनर एज इट डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। बिल्कुल एग्जैक्टली बस आपने क्या करना है कि बी की जगह एफ लगा देना है। सो जैसे हमने वहाँ किया था एलिवेशन, मोलल एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, वहाँ पे हमने लिखा था डेल्टा टी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज़ ड्यू टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के k लगा दो, तो सॉल्यूशन में ये डेल्टा टी एफ जो है k इंटू x2 हो गया। x2 क्या होता है, n2 पॉन n1 प्लस n2। सारी सॉल्यूशन हम डिल्यूट लेते हैं क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आइडियल सॉल्यूशन के लिए होती हैं, तो इस n2 को हम निगलेक्ट कर देंगे। हमारे पास डेल्टा टी एफ इजिकल टू k n2 पॉन n1 आ जाएगा। तो n2 को हमने यहाँ पे निगलेक्ट कर दिया। तो इक्वेशन 1 जो है डेल्टा टी एफ इजिकल टू k n2 पॉन n1 हो गया। फर्दर जो n1 होता है ये वाला, ये मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। k कांस्टेंट है, m1 जो है ऊपर जाके m1 को k से मल्टीप्लाई कर दो। k तो कांस्टेंट है, m1 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, ये भी कांस्टेंट है। दोनों कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा जिसका नाम है kf। तो हमारे पास आ गया डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू n2 अपॉन w1। ठीक है, n2 अपॉन w1। अब अगर मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम है तो जैसे हमने पिछली से पिछली वीडियो, वो पब्लिक है, आप उसमें देख लेना कि वहाँ पे भी हमने किया था, अगर मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 होगा तो n2 किसके इक्वल हो जाती है, मोलैलिटी के। इसलिए डेल्टा टी एफ किसके इक्वल हो जाएगा, के एफ इंटू मोलैलिटी के। ठीक है, तो ये ड्राइव हमने एग्जैक्टली सेम मैनर में किया है जैसे हमने डेल्टा टी बी इजिकल टू के बी इंटू एम किया था। आगे भी वैसे ही है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो हमने कैलकुलेट करना है और ये बताना है कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। देखिए डेल्टा टी एफ के एफ इंटू एम है, मतलब डेल्टा टी एफ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मोलैलिटी पे। मोलैलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट पे। नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करती है। तो कोई भी प्रॉपर्टी आइडियल सॉल्यूशन की जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करती है उसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। इसलिए डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब यहाँ से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू एम है। मोलैलिटी की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए तो हमारे पास आ गया डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू n2 अपॉन w1 इंटू 1000। ठीक है, तो n2 किसके इक्वल होता है, w2 अपॉन m2 के। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू w2 अपॉन m2 अपॉन w1 इंटू 1000। m2 को नीचे ले जाइए, नीचे ले जाके इस तरफ ले जाइए और डेल्टा टी एफ को यहाँ पे ले आइए। यहाँ से आपका m2 निकल आएगा, यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट निकल आएगा। तो ये एक तरह से हमने सारा टॉपिक जो है पिछली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसा ही किया है, बस उसमें सॉल्वेंट में सल्यूट ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर जाता था। इसमें सॉल्वेंट में सल्यूट ऐड करने से फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है। वहाँ पे भी के बी निकालने के लिए फॉर्मूला था आर टी स्क्वेयर अपॉन 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेकिन अब के एफ निकालना है तो ये आर टी स्क्वेयर अपॉन 1000 इंटू एल एफ है। एल एफ जो है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है और ये डेल्टा एच अपॉन m1 के इक्वल होती है। ये वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली वी हैव ऑलरेडी डन इन लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हाँ, अब ये है कि पिछली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हमने एप्लीकेशंस
नहीं पढ़ी थी। पिछली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमने कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी थी, लेकिन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में हम जो है इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम ये अंडरस्टैंड कर पाए कि एंटी फ्रीज सोल्यूशन जो है वो कैसे बनानी है। जो गाड़ियाँ होती हैं, बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, उनके रेडिएटर में पानी पड़ा होता है। तो हिल स्टेशन में, कोल्ड कंट्रीज़ में, जहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, तो रेडिएटर में पानी जो है वो फ्रीज़ कर जाता है। तो ऐसे में हम उस वाटर में अगर कोई ऐसा सॉल्यूट डाल दें कि फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ कर जाए, और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ करेगा तो वाटर जो है वो फ्रीज़ नहीं करेगा। तो जो कॉमनली यूज्ड सॉल्यूट वाटर में डाला जाता है वो इथिलीन ग्लाइकोल है। तो इथिलीन ग्लाइकोल को वाटर में जब डालते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल को जब वाटर में डालते हैं तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट इतना डिक्रीज़ कर जाता है कि उस हिल स्टेशन पे जहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम है, तो इथिलीन ग्लाइकोल वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को सब्सटेंशियली डिक्रीज़ कर देता है। एज़ ए रिज़ल्ट क्या होता है कि जो सॉल्यूशन है वो फ्रीज़ नहीं करती, तो वाटर जो है रेडिएटर में फ्रीज़ नहीं करता। तो ऐसी सॉल्यूशन को हम एंटी फ्रीज़ सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो उसके बाद हमारे पास है फ्रीजिंग मिक्सचर। ये मिक्सचर जो है बर्फ़ का और कॉमन सॉल्ट का होता है। पहाड़ों में क्या होता है कि अम, अ, बर्फ़ जम जाती है, तो कॉमन सॉल्ट अगर आप वहाँ पे स्प्रिंकल करेंगे तो कॉमन सॉल्ट जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का डिक्रीज़ कर देती है, तो आइस फ्रीज़ नहीं करती। लेकिन इसकी एक और एप्लीकेशन है फ्रीजिंग मिक्सचर की, कि आइस और कॉमन सॉल्ट का मिक्सचर ले लो, इससे फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है। इससे आप आइसक्रीम्स बना सकते हैं और लेबॉरेटरी में टेम्परेचर को -33 डिग्री सेल्सियस तक अचीव कर सकते हैं। ठीक है? और तीसरी एप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी बोल दी है। तीसरी एप्लीकेशन में ये है कि हिली एरियाज़ में जहाँ पे बहुत हेविली स्नो होती है, बहुत ही ज़्यादा स्नो पड़ती है, तो म्यूनिसिपैलिटी वाले कॉमन सॉल्ट को या कैल्शियम क्लोराइड को सड़कों के ऊपर स्कैटर कर देते हैं या स्प्रिंकल कर देते हैं। तो आइस जो है मेल्ट कर जाती है। तो आइस मेल्ट करती है, लेकिन टाइम लगता है। तो ये एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की एक क्लासिकल एप्लीकेशन है कि आप इससे आइस को सड़कों से मेल्ट कर सकते हो। अगर आप एक फिक्स कॉम्पोजिशन कॉमन सॉल्ट और आइस की ले लो, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट को -21 डिग्री सेल्सियस पे लेके जा सकती है। और अगर फिक्स कॉम्पोजिशन यानी कि कितने ग्राम कैल्शियम क्लोराइड और कितने ग्राम आइस लेना है, इनकी फिक्स कॉम्पोजिशन ले लो, तो ये टेम्परेचर को -55 डिग्री सेल्सियस कर सकती है। अब सोचो कि उस हिल स्टेशन पे टेम्परेचर चला गया -40, तो आपने कैल्शियम क्लोराइड स्प्रे कर दिया। तो कैल्शियम क्लोराइड और आइस का जो कॉम्बिनेशन है वो फ्रीजिंग पॉइंट को तो -55 ले गया पानी के, तो इसका मतलब आइस जो है वो फ्रीज़ नहीं करेगी, तो एज ए रिज़ल्ट आइस जो है वो मेल्ट करती जाएगी। ठीक है? तो ये एप्लीकेशंस जो हैं, ये आपने बहुत ही अच्छी तरह से गो थ्रू करनी है, लर्न करनी है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? एक नोट है और एक रेस्ट मेथड के बारे में मैंने बताना है आपको। जब आप इथिलीन ग्लाइकोल को वाटर में डालते हो, तो ये रेगिस्तान में
गर्मियों में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ही हाई होता है और पानी जो है रेडिएटर के अंदर बॉयल ओवर कर जाता है। तो उस बॉयल ओवर को प्रिवेंट करने के लिए आप इथिलीन ग्लाइकोल जो आपने रेडिएटर में डाला हुआ है, तो वो बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज़ कर देगा, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज़ कर देगा, तो वाटर जो है वो बॉयल नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इथिलीन ग्लाइकोल को वाटर में डालो रेडिएटर्स के अंदर, आपने नहीं डालना होता, ये आपकी गाड़ी में पड़ा ही होता है। तो हिल स्टेशन पे वो पानी फ्रीज़ नहीं करेगा और रेगिस्तान में वो उछल-उछल के बाहर नहीं आएगा, मतलब बॉयल ओवर नहीं होगा। ये इसकी एप्लीकेशन है सो फार एज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब एक मैं आपको एप्लीकेशन तो नहीं, एक मेथड पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है रेस्ट मेथड। जो कैम्फर है, सरप्राइजिंगली कैम्फर का जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है 39.7 डिग्री है और इसको सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। ताकि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास यूज़ किया जाए। Camphor has a high molar depression constant of 39.7 degrees Celsius, and it is used as a solvent for finding the molecular masses of solutes like organic solutes like naphthalene, anthracene, etc., which are soluble in camphor in the molten state. मतलब कैम्फर जो है वो सॉल्वेंट है। इसमें आपने सल्यूट लेना है और ये सल्यूट जो है ऑर्गेनिक सल्यूट होगा, लाइक नेफ्थलीन, एटसेट्रा, और ये मोल्टन स्टेट में लेना है। जो कैम्फर है उसका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट 39.7 डिग्री है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लार्ज है। तो एज ए रिज़ल्ट जो डेल्टा टी एफ आएगा विल ऑल्सो बी वेरी लार्ज, क्योंकि डेल्टा टी एफ जो है किसके इक्वल है, के एफ इंटू एम के। अगर के एफ की वैल्यू 39.7 है तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होगी। मोलैलिटी कितनी हो जाएगी, मोलैलिटी से 1 हो जाएगी, 0.5 हो जाएगी, या आधा रह जाएगा। पर इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि डेल्टा टी एफ की वैल्यू इतनी लार्ज होगी कि इसको ऑर्डिनरी थर्मामीटर के साथ भी मेज़र किया जा सकता है। और बाकी जो सॉल्वेंट हैं कैम्फर के अलावा, उनमें हम ऑर्डिनरी थर्मामीटर नहीं यूज़ कर सकते। वहाँ पे डेल्टा टी एफ की वैल्यू बहुत ही कम होती है, जैसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.001। मतलब इतनी लो वैल्यू टेम्परेचर की मेज़र करने के लिए हमें हाई प्रिसिजन थर्मामीटर चाहिए होते हैं, सोफिस्टिकेटेड थर्मामीटर चाहिए होते हैं। लेकिन रेस्ट मेथड सिर्फ उन सल्यूट्स के लिए यूज़ करना है, पर आपने जहाँ पे सल्यूट ऑर्गेनिक इन नेचर है, जैसे कि नेफ्थलीन, एंथ्रासिन एटसेट्रा, ठीक है, उनके लिए यूज़ करना है पहली बात तो। और दूसरा, इसका बेनिफिट रेस्ट मेथड का ये है कि डेल्टा टी एफ कम्स आउट टू बी सो लार्ज
डेल्टा टी एफ इसमें इतना लार्ज आता है कि आप उसे ऑर्डिनरी थर्मामीटर के साथ मेज़र कर सकते हैं। आई एम श्योर दिस इज़ क्लियर टू यू बेटा, क्लियर है? ठीक है, तो विद दिस वी कॉल इट अ डे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे। हाँ, in case you have any problem, you can call me anytime 6:30 to 7 o'clock and then 8 to 8:30. My number is 981 54 11 206. Have a great day.